रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश के 5 राज्यों में घोषित हुए असेंबली के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में मजबूत स्थिति में ला दिया है। जी हाँ, आइए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कब खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। आपको बताते चले कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत से पीएम नरेंद्र मोदी के पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने का भरपूर मौका होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई सन 2022 को पूरा हो जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि अगर यूपी में चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए होते तो बीजेपी को बीजू जनता दल यानी बीजेडी, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी जैसे दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता। आपको ये भी बताते चले कि लोकसभा के पूर्व महासचिव पी श्रीधरन ने कहा कि यूपी में बम्पर जीत के बाद अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग को फायदा है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत के सिलसिले ने राष्ट्रपति चुनाव को भाजपा के लिए आसान बना दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली राजग में फूट पैदा करने के लिए एनसीपी ने राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया है। हालांकि बड़ा सवाल है कि क्या वह बीजेपी से अलग होंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के एक धड़े ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। हालांकि इस पर चर्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। इसी बीच टीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। और आइए अब जानते हैं कि दक्षिण भारत का गणित कितना असरदार इसमें होगा। आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता स्टालिन ने एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। स्टालिन ने देश की छोटी बड़ी 65 राजनीतिक दलों को एक साथ आने का न्योता दिया है। इसके लिए उन्होंने सामाजिक न्याय मोर्चा का गठन किया है। दक्षिण भारत से उठी यह नई राजनीतिक चेतना वास्तव में देश में शुरू हुई हिंदुत्ववादी राजनीति का प्रतिशोध मात्र नहीं है। वहीं आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि 15 मार्च से यूपी विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर नामांकन होगा। जी हाँ, अगले महीने चुनाव है। निचले सदन के नतीजे उच्च सदन की तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। परिषद में इस समय सपा की 48 और भाजपा की 36 सीटें हैं। हालांकि सपा के 5 एमएलसी भाजपा में जा चुके हैं। स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर ग्राम प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद वोटर होते हैं। और आइए आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में कुल 4896 होते हैं। इनमें राज्यसभा के 233 सदस्य, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4120 सदस्य शामिल हैं। विधान परिषदों के सदस्य और मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। इनमें प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित होता है, जबकि राज्यों में एक विधायक के वोट का मूल्य वहां की आबादी के अनुपात में फिक्स किया जाता है। और आइए अब ये जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य के विधायकों के हैं वोट। जी हाँ, आपको बताते चलें कि देश में सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट वैल्यू सबसे अधिक 208 है। इस प्रकार यूपी असेंबली के वोटों का कुल मूल्य 83,824, पंजाब का 13,572, उत्तराखंड का 4,480, गोवा का 800 और मणिपुर का 1,080 है। और आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पूर्व निर्धारित होता है। इसके तहत 4896 निर्वाचकों वाले निर्वाचक मंडल का कुल मूल्य 10,98,903 है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% के साथ एक अतिरिक्त वोट प्राप्त करना होता है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? राष्ट्रपति चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर के कितना असर डालेगा यूपी का यह परिणाम?
आपकी जो भी प्रक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।